यूनिट 4 तक एनआईओएस की सीरीज में कर चुके हैं, जिसमें हमने काफी सारी चीजें पढ़ी थी। आज हम एनआईओएस की बुक 501 की यूनिट 5 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है ब्लॉक 2 में। ठीक है, इस बुक में 4 ब्लॉक हैं, तो हमने एक ब्लॉक यानी कि 4 चैप्टर खत्म कर दिए और आज से हम एक नया ब्लॉक जो कि है ब्लॉक 2 की यूनिट 5 उसको स्टार्ट करने वाले हैं। और आज हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं, बट उससे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि हमने इससे पहले क्या पढ़ा। ठीक है, तो इस वीडियो से लास्ट वीडियो को कनेक्ट कर लेते हैं, तो पढ़ने में हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो देखो, जब हमने एनआईओएस की लर्निंग सीरीज स्टार्ट करी थी, हमने 501 से पढ़ना स्टार्ट करा है। ठीक है, जिन्होंने वीडियो नहीं देखी, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाके देख सकते हो। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि जब अंग्रेज हमारे ऊपर रूल कर रहे थे, अंग्रेजों का हमारे ऊपर रूल था, तो उन्होंने हमको पढ़ाने के लिए या बेसिकली हमको अपना गुलाम बनाने के लिए उन्होंने क्या क्या पॉलिसीज निकाली। हंटर कमीशन लाए थे, वर्धा स्कीम थी, वो खैर हमारी बेसिक शिक्षा थी, बट थी उस टाइम पे, अंग्रेजों के टाइम पे। काले मिनट्स आए थे, वुड स्पीच आया था, बहुत सारी चीजें आई थी। ठीक है, तो ये सब हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद भाई हम आजाद हो गए, हमें आजादी मिल गई। तो उसके बाद हमने पढ़ा कि हमारी सरकार ने या हमारी इंडिया ने अपने बच्चों को, अपने यूथ को, अपने प्री प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या क्या स्कीम निकाली, क्या क्या करा, है ना। जिसमें हमने विश्वविद्यालय आयोग पढ़ा था, जिसे राधा कृष्णन आयोग भी बोला जाता है, मुदालियर आयोग पढ़ा, कोठारी आयोग पढ़ा, है ना, राधाबाई देशमुख आयोग पढ़ा, जो महिला आयोग पढ़ता। तो बहुत सारे आयोग हमने पढ़े। यहाँ पे उसको इतना ब्रीफली में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, और उसके साथ हमने नई एजुकेशन पॉलिसीज पढ़ी, एजुकेशन पॉलिसीज 1968 और 1986 पढ़ी, उसके मेन काम पढ़े। फिर जो थर्ड चैप्टर जो था हमारा पूरा आरटीई के ऊपर बेस्ड था, राइट टू एजुकेशन। तो उसमें पढ़ा कि हमारी कितनी सारी राइट टू एजुकेशन है, पूरा इतना बड़ा खाका है जिसमें कितनी सारी धाराएं हैं, कितने सारे अनुच्छेद हैं जो हमें याद करने पड़ते हैं। आरटी के अंदर क्या क्या हमें अधिकार दिए गए हैं, बच्चों को क्या अधिकार दिए गए हैं, पेरेंट्स के क्या कर्तव्य हैं, जो आर्टिकल 45 में है, 20A में जिसको जोड़ दिया, ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं। फिर आया हमारा यूनिट 4। ठीक है, यूनिट 4 में हमने क्या पढ़ा कि हमको पढ़ाने के लिए, हम जैसे बच्चों को, जो स्टूडेंट हैं जो आज के टाइम पे पढ़ रहे हैं, नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या क्या संस्थाएं हैं जो पढ़ाती हैं, जैसे कि एनसीईआरटी, एससीईआरटी, एससीआईएमटी, और डिस्ट्रिक्ट पर डाइट और सीआरसी, क्लस्टर रिसोर्स सेंटर, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। लास्ट वीडियो में हमने खत्म कर लिया था। इस ब्लॉक को जब हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस ब्लॉक में हमने क्या पढ़ना है कि ये जो नेशनल इंस्टीट्यूशन बनी हुई है ना, लाइक एनसीईआरटी, स्टेट इंस्टीट्यूशन लाइक एससीईआरटी, ये क्या क्या योजनाएं चला रहे हैं, ये पढ़ाने के लिए क्या क्या योजनाएं चला रहे हैं। तो ये सिर्फ एक की बात थोड़ी है कि पर्टिकुलर स्टेट की बात थोड़ी की जाएगी। जब एनसीईआरटी की बात हो रही है, तो एनसीईआरटी में नेशनल इंक्लूड है, इट मींस कि पूरे नेशन को ध्यान में रख के कर रहा है। तो अभी इस चैप्टर में जो ना हम पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ेंगे प्रारंभिक शिक्षा का सार्वत्रिकीकरण। सार्वत्रिकीकरण मतलब क्या है, देखो प्रारंभिक शिक्षा क्या होती है ना, हमारी जो प्राइमरी एजुकेशन है उसका हमें यूनिवर्सलाइजेशन करना है। ठीक है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। तो कैसे हुआ, मतलब प्रारंभिक शिक्षा का सार्वत्रिकीकरण, कि जितना भी इंडिया में जितने भी स्टेट हैं, जितने भी यूटी हैं, जितना भी इंडिया के अंदर आ रहे हैं, उसको प्राइमरी शिक्षा को कैसे फैलाना है, किस तरीके से फैलाया जाए, उसको सार्वत्रिकीकरण करने के मतलब हर जगह जो है प्राइमरी एजुकेशन पहुंचनी चाहिए। ठीक है, तो देखो अब दिल्ली के लोगों को टैबलेट बांटा जा रहा है, जो बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं, 80+ लाते हैं, उन्हें टैब दिया जाता है। बट अगर हम यही चीज बोले कि जो लोग कश्मीरी साइड में रहते हैं या माउंट एवरेस्ट वाले माउंट एरिया में रहते हैं, जहाँ पे पर्वतीय है, जहाँ पे नेटवर्क ही ठीक से नहीं आते, तो क्या उनको वहां पे टैब देना बेनिफिशियल होगा? क्या सीरियसली टैब उनके लिए काम की चीज है? या उनके लिए सड़कें बनवाना, पुल बनवाना या फिर साइकिल ले जाने के लिए देना वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा? ठीक है, साइकिल देना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो ये चीजें क्या होती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि जो स्कीम दिल्ली पे लागू हो वो बाकी सारे स्टेट पे लागू हो, या तो तमिलनाडु में लागू हो वो दिल्ली में लागू हो, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। ये सारी जो ध्यान में रख करके फैसले लेती है ना हमारी गवर्नमेंट की, कहाँ पे कौन सी पॉलिसी लागू होगी, वो वहाँ की जगह कैसी है, एनवायरमेंट कैसा है, एजुकेशन का लेवल कैसा है, बच्चे पढ़ने में कैसे हैं, बच्चों की प्रेजेंट कितनी रहती है, टीचर्स एक्टिव है या नहीं, टीचर्स की जरूरत है या नहीं, ये सारी चीजों को ध्यान में रख के लिया जाता है। ठीक है, तो ये हम जो बात कर रहे हैं ना, ये बात कर रहे हैं 1985 से 1990 के आसपास, जब हमने देखा कि हमने तो बहुत सारी पॉलिसीज बना दी भाई, हमने तो बहुत सारी चीजें लागू कर दी, हमने मुदारी आयोग ले आया, हम कोठारी आयोग ले आए, हम राधाबाई देशमुख आयोग ले आए, हम इतनी सारी नेशनल पॉलिसीज ले आए, बट मजा तो आ ही नहीं रहा हमको, मतलब काम की चीज तो आ ही नहीं रही। तो उन्होंने कहा देखो इससे काम नहीं चलेगा, थोड़े और एफर्ट्स दिखाने पड़ेंगे।
थोड़ा और काम करना पड़ेगा ताकि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट किया जा सके स्कूल में आने के लिए। तो मेन उस टाइम पे जो फोकस था ना वो प्राइमरी शिक्षा का था। देखो प्राइमरी शिक्षा का हमको सर्वीकरण करना है, तो ये जो सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं ना, हम बच्चों को सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन देने के लिए कर रहे हैं। वैसे भी हम डाइट करिए हमने, तो हम जाके प्राइमरी शिक्षा की तो बनेंगे, है ना, DSSS भी PRT पढ़ते हैं हम, प्राइमरी टीचर PRT तो बनने वाले हैं। तो हमको अभी उसी पे ध्यान देना है। हमें ये नहीं देखना कि एक बच्चे को 5वीं पास करा दो, 8वीं 12वीं, 12वीं के बाद उसको कैसे डॉक्टर इंजीनियर या जो भी उसको बनना है वो बनाया जाए, नहीं, हमें उस पर ध्यान बिल्कुल नहीं देना। हमें ध्यान देना है कि जो हमारे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे आते हैं 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को, उनको सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन, मात्र प्राइमरी एजुकेशन ही कैसे दी जाए, ठीक है। तो उसके लिए जब स्टार्टिंग में कोशिशें वगैरह करनी स्टार्ट की गई थी, धीरे धीरे हमने पढ़ा, तो ये 2001 में स्टार्ट हुई थी शालर शाखाएं, ठीक है। देखो मैं अब यहाँ पे पूरी की पूरी बुक तो लिख नहीं सकती, आपके पास बुक्स है, आप उसमें से पढ़ सकते हो, उससे से आपको डिटेल में पढ़ना भी है, ठीक है। हर वीडियो के बाद ये आपका होमवर्क होता है कि अगर मैं यहाँ पे एक चैप्टर करवा रही हूँ ना, या मैं आपको बता रही हूँ कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है या क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे पढ़ना है, तो ये उसके बाद ना आपकी ड्यूटी बनती है कि आप बुक खोल करके पढ़ो कि इस चैप्टर में एग्जैक्टली दिया क्या गया है, या जो मैंने बताया वो सही है या नहीं। उस कंटेंट को एनालाइज करो कि क्या पता मैंने कुछ गलत बताया हो, अब वो आपको मान लो गलत हो जाए, पेपर में आपका क्वेश्चन गलत हो जाए, तो उससे अच्छा है रीचेकिंग करने के लिए और एनालाइज करने के लिए ना आप इस चैप्टर को यहाँ से पढ़ने के बाद बुक से करा करो। आप अगर बुक खोल के पढ़ने बैठोगे बहुत बोरिंग लगेगा, नहीं समझ में आएगा। बट सच्ची मानो अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप उसको पढ़ोगे तो समझ में आएगा। बट आप सोचो कि सिर्फ यही इनफ है, चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस वीडियो को देख लो, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। वीडियो का कंटेंट एक दिन याद रहेगा, 2 दिन याद रहेगा, फिर आप भूल जाओगे, नहीं याद रहेगा। मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी अपने व्यूअर्स बढ़ाने के लिए, अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए कि प्लीज इस वीडियो को देखो, ये इनफ है, इसके अलावा कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। क्योंकि प्राइमरी टीचर के लिए जो पेपर आता है आपको सच में डीप स्टडी की जरूरत है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो प्लीज सिर्फ इन वीडियो के भरोसे मत बैठो, इसके बाद आपको खुद से किताब उठा के पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका जो कंटेंट है ना वो माइंड में आना स्टार्ट होगा। अदरवाइज आप इसको 1 2 3 दिन के बाद भूल जाओगे, या तो आप बार बार रिवाइज करते रहो। अदरवाइज सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप जो मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रही हूँ, जो मैं बता रही हूँ, मैं सही हूँ या नहीं, इसको एनालाइज करने के लिए प्लीज मेरे पढ़ाने के बाद बुक से कंटेंट खोल के देखा करो, इसको पढ़ा करो। ये सच में आपको हेल्पफुल करेगा, अभी नहीं बट 15 दिन बाद, 20 दिन बाद आपको खुद रियलाइज होने लगेगा। क्योंकि जितना ज्यादा आप पढ़ोगे ना, आपके दिमाग की क्षमता उसको लेने की उतनी ज्यादा खुलती चली जाएगी। ये रिजल्ट 1 2 दिन में नहीं दिखता, इसको हैबिचुअल होने में 21 डेज लगते हैं, वो सब आपको पता होगा। खैर टाइम खराब नहीं करते, हम पढ़ते हैं सालर शाखाएं। हमको अपनी प्राइमरी शिक्षा बढ़ानी है, ठीक है। हमने अब सालर शाखाएं खोली। अब सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन बना था, इस बार तो नहीं आया था, या आया हो तो मेरी शिफ्ट में तो नहीं था, 2019 वाले में क्वेश्चन आया था कि सालर शाखाएं क्या थी। तो देखो सालर शाखाएं क्या होती हैं, मान लो कि ये वो शाखाएं होती हैं जो पूरे साल स्कूल नहीं चलाती, पूरे साल स्कूल नहीं चलाती। देखो ये क्या करती हैं कि मान लो अभी गांव में लोग रह रहे हैं, ठीक है, गांव में लोग रह रहे हैं, अच्छा खासा 6 महीने वहां के स्कूल में जाकर के पढ़ लेते हैं। बट क्या हुआ, अब 6 महीने बाद ना गन्ने की फसल हो गई। अब गन्ने की फसल को काटना है, गन्ने की फसल को काटना है और फिर जाके उससे चीनी बनानी है। तो वो जो बच्चों के मम्मी पापा होते हैं क्या करते हैं, गन्नों के जहाँ पे खेत होते हैं ना वहीं पे जाके रहने लगते हैं, गन्नों के खेतों के पास वो जाके रहने लगते हैं, वहीं पे बस जाते हैं। तो अब बच्चों का स्कूल तो है गाँव में, वो वहां पे आराम से पढ़ रहे थे, बट अब ये तो इनको तो मम्मी पापा के साथ आना पड़ेगा, तो बच्चों की पढ़ाई का क्या। अब पेरेंट्स को भी अपनी रोजी रोटी कमानी है, तो अब बच्चों के भविष्य देखे, अपना अभी डेली का देखे। तो पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चों को लेकर के अपने साथ आ जाते हैं फैक्ट्री के पास, या गन्ना की जहाँ पे कटाई होती है या फैक्ट्री होती है वहां पे ले आके रहने लगते हैं। तो क्या करते हैं, तो वहां पे ना सालर शाखाएं खोली जाती है, सालर शाखाएं। तो ये जो विस्थापित बच्चे आते हैं ना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह के बच्चे जो आते हैं उनको पढ़ाने के लिए जो खोला जाता है, उनको हम सालर शाखाएं कहते हैं। ये पूरे साल नहीं चलती, ये सिर्फ 6 महीने चलती हैं, और वो भी उस टाइम पीरियड में चलती हैं जब गन्ने की फसल कट रही होती है या गन्ने की फसल के आसपास मजदूर रहते हैं। तो उन परिवार के बच्चों को पढ़ाने के लिए सालर शाखा स्टार्ट हुई थी, ठीक है। और इसको महाराष्ट्र सरकार ने करा था, ये महाराष्ट्र का है, याद होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं इतने ज्यादा कंटेंट ना भरा ही नहीं है इसमें कि मैं इतना सब ये भी लिख दूं, ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, कोई जरूरत नहीं है। बट जितना इंपॉर्टेंट है एटलीस्ट उसको तो पढ़ो। अब सालर शाखा पता चल गई क्या होता है, कब चली थी, इंपॉर्टेंट है, 2001 में, और किसने चलाई थी, महाराष्ट्र सरकार ने। और किसके लिए चलाई थी, बच्चों की पढ़ाई जारी करने के लिए सालर शाखाएं चलाई थी। ये क्या थी, सालर शाखाओं में लगभग 6 महीने उन बच्चों के लिए गन्ना मिलों के निकट सुविधाजनक समय पर कक्षाएं लगाई जाती हैं। इन विद्यालयों को द्वितीय सेमेस्टर विद्यालय भी बोला जाता है।
इन विद्यालयों को द्वितीय सेमेस्टर विद्यालय भी बोला जाता है, क्योंकि 6 महीने की क्लास होती है और उसके आसपास लगाते थे। ठीक है, अपने गांव वापस नहीं जा पाते थे तो हम ये लगाते थे। ठीक है, अब इसके बाद देखो महाराष्ट्र ने काम करा, तो भाई अपना यूपी जिंदाबाद, यूपी कैसे पीछे रहेगा, यूपी भी तो कुछ ना कुछ करेगा। तो उत्तर प्रदेश ने ना अपनी बेसिक शिक्षा चलाई, उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ये कब चली थी, 1993 में। ठीक है, ये शिक्षा 1993 में चली थी और ये जो हमारी परियोजना है ना वर्ल्ड बैंक के साथ चली थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा, नो ऑप्शन। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा परियोजना चली थी, तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने पर्सनली वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर पढ़ाई थी। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर चलाई थी, 1993 में ये चली थी। और ये क्या थी, आपको ज्यादा जोर डालने की दिमाग को बिल्कुल जरूरत नहीं, यहीं से याद हो जाएगा। देखो बेसिक शिक्षा, बेसिक एजुकेशन, तो ये तो बेसिक शिक्षा, बुनियादी शिक्षा, जातीय चयन शिक्षा, वारदा स्कीम, यही सारी बात करती है बेसिक शिक्षा देने की, सारी इसी के नाम है बेसिक शिक्षा के। तो बेसिकली इसमें क्या बात थी बेसिक शिक्षा में, कि 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देनी है। सेम काम उत्तर प्रदेश सरकार ने करा, उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा स्कीम चलाई वर्ल्ड बैंक के साथ। वर्ल्ड बैंक थोड़ा सा फंड प्रोवाइड कराएगी और उत्तर प्रदेश में चलेगी, क्या करेगी, बेसिक शिक्षा के लिए 6 से 14 साल तक के सारे बच्चे पढ़ेंगे यूपी में, सबको पढ़ना पड़ेगा, किसमें, यूपी में। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा और किसी भी तरीके से इनको पढ़ाना है, तो मेन इसका उद्देश्य ना ये था। ठीक है, इसके बाद आती है, अब देखो उत्तर प्रदेश काम कर रहा है, इसका पड़ोसी कैसे पीछे रह जाएगा। आपके पड़ोसी के पास बाइक आती है तो अरे आपको भी तो चाहिए है ना, बाइक होनी चाहिए, हमारे पास भी यार उसके पास है, ऐसा लगता है। तो अब सेम जब उत्तर प्रदेश ने काम करा तो बिहार की ने भी शिक्षा एजुकेशन खोली। ठीक है, ये वैसे खुली तो पहले थी, बट इसका जो मेन काम हुआ ना, इसका वैसे लिखा तो ये पहले है, बट इसमें मेन काम ना इसके बाद भी हुआ था, जब इसमें थोड़ी बहुत प्रोग्रेस हो गई उसके बाद हुआ था। तो बिहार की शिक्षा आई थी, बिहार की शिक्षा 1992 में आई थी और ये खुली थी यूनिसेफ के सहयोग से। यूनिसेफ ने इसको थोड़ा सा फंड प्रोवाइड कराया था, जैसे ये उत्तर प्रदेश की शिक्षा है वर्ल्ड बैंक के साथ खुली थी, तो बिहार की जो शिक्षा है यूनिसेफ के साथ मिलकर खुली थी, यूनिसेफ ने और इन्होंने आपस में मिलकर करा था। ठीक है, अब देखो ऊपर लिखा था बेसिक शिक्षा, तो वो 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए आपको पता है क्या बिहार में लिखा है बिहार की बेसिक शिक्षा, नहीं ना, इसमें लिखा है बिहार की शिक्षा। तो आपको इसमें भी याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं कि क्या है, बिहार की शिक्षा से समझ जाओ कि बिहार में जितने भी लोग हैं ये सबको एजुकेशन देगी, सबको शिक्षा प्रोवाइड कराएगी। अब वो चाहे बेसिक एजुकेशन नहीं होगी, सारी एजुकेशन प्रोवाइड होगी। तो ये मेन क्या थी, जैसे एससी हो गए, एससी की शिक्षा, एसटी की शिक्षा, और जो हमारी फीमेल्स होती हैं जिनको पढ़ाया नहीं जाता, लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता, उन सबके लिए शिक्षा का प्रावधान था कि हाँ ये उन सबको पढ़ाएगी, स्पेशली इन लोगों पर ज्यादा जोर देगी, एससी एसटी, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, महिलाओं की, आरक्षण वर्ग की, जो पिछड़े वर्ग है उनको, सामाजिक रूप से वंचित है उनको, उन सबको पढ़ाएगी हमारी बिहार की शिक्षा। ठीक है, इसका डिटेलिंग में वो तो आप बुक में पढ़ोगे ही ऑब्वियसली। अब इसके बाद आप पढ़ोगे लोक जम्बिश। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट अब मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये पेपर में क्वेश्चन आया था, ये आया था और ये, इस वजह से मैं इंपॉर्टेंट कह रही हूँ, अदरवाइज मुझे कैसे पता होगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, है ना। तो ये पेपर में आया था तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। अब देखो लोक जम्बिश जो योजना है वो सीडा के सहयोग से चलाई गई थी। इसका सबकी तो आपको फुल फॉर्म सब पता ही होगी सारी चीजें, इसलिए मैंने नहीं लिखा, बट ये मे बी आपके लिए न्यू हो सकता है इसलिए मैंने लिखा। तो इसकी फुल फॉर्म क्या थी सीडा की, स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये लोक जम्बिश योजना थी, लोक जम्बिश 1992 में स्टार्ट हुई थी और ये किसने करी थी, राजस्थान सरकार ने। ठीक है, राजस्थान सरकार ने चलाई थी ये, ये भी इंपॉर्टेंट है, खैर अभी बताऊंगी। और राजस्थान सरकार ने चलाई थी स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ, कब चलाई थी, 1992 में। इसका उद्देश्य क्या था कि आप ना बच्चों को पढ़ाओ, इसका मेन उद्देश्य यही था कि बच्चों को पढ़ाओ। अब चाहे वो आपका औपचारिक तरीका हो पढ़ाने का या अनौपचारिक तरीका हो, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, बस हमें बच्चे पढ़ते हुए मिलने चाहिए, हमें बच्चे पढ़े लिखे चाहिए। ठीक है, लिखा है ना लोक जम्बिश योजना, मतलब जहां से जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हो उतना पहुंचो और लोगों को पढ़ाओ। तो ये क्या थी, लोक जम्बिश योजना, ये राजस्थान सरकार ने चलाई थी। चाहे औपचारिक तरीका हो चाहे अनौपचारिक तरीका हो, बच्चे पढ़ने चाहिए। तो बाहर चाहे तुम रातों को क्लास लगा लो, या स्कूल नहीं है तो पर्टिकुलर एक थोड़े से जगह में एरिया में स्कूल खोल लो, वहां पढ़ा लो, 3 महीने कहीं और पढ़ा लो जाके, 4 महीने कहीं और जाके पढ़ा लो, कैसे भी पढ़ाओ, कुछ भी करो, हमें बच्चे पढ़े लिखे होने चाहिए। तो ये इसका मेन ये था। ठीक है, इसके बाद आता है ये था शिक्षा कर्मी परियोजना, ये भी जो है हमारी राजस्थान सरकार ने कराई थी, ये भी राजस्थान सरकार ने चलाई थी, वो भी सीडा के योग से, सेम
ठीक है, सेम सीधा के योग से इसने चलाई थी। कब आई थी? 1987 में, याद रखना है। शिक्षा कर्मी परियोजना 1987 में आई थी। अब देखो इसका नाम से ही होता है शिक्षा कर्मी। शिक्षा के कर्मी कौन होते हैं? शिक्षा, जो शिक्षा को पढ़ाते हैं, जो शिक्षा देते हैं, यानी शिक्षा कर्मी, यानी कि हम टीचर्स, अध्यापक। शिक्षा कर्मी तो वही हो गए ना, शिक्षा के लिए काम करने वाले शिक्षा कर्मी। तो ये लोग हमें नौकरी नहीं दे रहे, नहीं तो बताओ हम बच्चों को कितना जहर पढ़ाएं। बट कोई नहीं, उस टाइम पे राजस्थान ने योजना चलाई सीडा के साथ डील करके। तो इनका कहना क्या था कि पता है क्या होता था पहले, अभी क्या, अभी भी यूपी के बहुत सारे स्कूलों में होता है कि पहले टीचर्स क्या करते थे, महीने महीने भर स्कूल ही नहीं जाते थे। एक दिन स्कूल गए, महीने के एंड में स्कूल गए, पूरे महीने की अटेंडेंस लगाई आए, और एक दिन स्कूल जाके और फिर अपने घर में बैठे और 1 तारीख को सैलरी अकाउंट में। उसके बाद फिर पूरे महीने छुट्टी, 1 दिन गए, 2 दिन गए, पता चला यहाँ से किसी की इंस्पेक्शन है तो आ गए स्कूल, नहीं तो स्कूल में बच्चे आ रहे नहीं आ रहे, अटेंडेंस ली जा रही नहीं ली जा रही, क्या हो रहा है किसी को कुछ पता ही नहीं होता। बट 1 तारीख को सैलरी सबको अकाउंट में चाहिए। तो बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही थी। तो उस टाइम पे शिक्षा कर्मी परियोजना चलाई गई थी। इसका मेन कारण था, जो टीचर अब्सेंट रहते थे ना, टीचर के अब्सेंट के ऊपर ध्यान दिया गया था कि टीचर अब्सेंट ना रहे। तभी तक आपको पता, जब आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते होंगे तो ऐसा होता है कि महीने में आप 1 छुट्टी कर सकते हो या 2 छुट्टियां, इसके बाद आपकी पे कटेगी, या हाफ डे की छुट्टी ले सकते हो, उसके बाद आपकी पे कटेगी। अभी भी गवर्नमेंट स्कूल में भी होता है। तो उस टाइम पे शिक्षा कर्मी योजना चली थी ना, उसी के बाद से सारी चीजें चलनी स्टार्ट हुई थी। तो ये क्या था कि टीचर ही स्कूल में नहीं आते, स्कूल में टीचर पढ़ाने ही नहीं आते हैं, तो इसका मेन काम था कि टीचर के अब्सेंट के ऊपर ध्यान देना था। ठीक है, इस परियोजना के अंतर्गत अध्यापकों की अनुपस्थिति पर ध्यान दिया गया, जो प्रारंभिक शिक्षा के प्राप्ति में मुख्य रोड़ा था। इसने एक प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक को एकल विद्यालय में स्थापन करने का विचार किया, जिसके साथ 2 स्थानीय निवासी, जिन्हें शिक्षा कर्मी कहा गया, सहायतार्थ लगाए गए। ठीक है, एक टीचर और उसके साथ 2 हेल्पर दिए गए थे पढ़ाने के लिए कि तुम कुछ भी करो, बस बच्चों को पढ़ा लो। ठीक है, तो ये सारी कुछ योजनाएं थी जो हमारे गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई थी। हाँ, हमारी गवर्नमेंट ने चलाई थी बच्चों की एजुकेशन को बढ़ाने के लिए। इसके बाद एक केस स्टडी दी गई है, बहुत सारी स्टोरीज भी है लास्ट में, अगर आप पढ़ो तो। एक महाराष्ट्र का एक केस अध्ययन दिया गया परियोजना है, मतलब कि एक स्टेट उठा लिया, कोई भी स्टेट उठा लो आप भी, बट इन्होंने कौन सा स्टेट उठाया? महाराष्ट्र है। तो अभी महाराष्ट्र में क्या देख रहे हैं, अब ये महाराष्ट्र की सारी परियोजनाओं की चर्चा कर रहे हैं, मतलब स्टडी करी है इन्होंने कि महाराष्ट्र में किस तरीके की परियोजनाएं चलती हैं, क्या क्या होता है, सारी चली है, मतलब क्या क्या चली है, सारी परियोजनाएं आपको पढ़नी है महाराष्ट्र में। तो देखो, एक पर्टिकुलर एक महाराष्ट्र है, एक स्टेट है महाराष्ट्र, कितना बड़ा है, तो इसने देखो कितनी सारी परियोजनाएं चलाई हुई हैं, तो ये बता रहे हैं। तो सिर्फ इन्होंने केस स्टडी करी है किसकी? महाराष्ट्र की, लेकिन ये सेम ऐसी चीजें ना बहुत सारे स्टेट के साथ है, बहुत सारे स्टेटों ने करा होगा, पर एक किताब में इतने सारा तो आ नहीं सकता, तो इन्होंने मेन महाराष्ट्र का बताया कि देखो महाराष्ट्र ने कितने सालों के लिए परियोजनाएं खोली हैं। सामाजिक रूप से वंचित के लिए अलग परियोजनाएं चलाई हैं, लड़कियों के लिए अलग चलाई हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियां हैं उनके लिए अलग चलाई है, सुदूर क्षेत्र के बच्चों के लिए अलग चलाई है, विद्यालय से जो बाहर बच्चे हैं उनके लिए अलग चलाई है, और विशेष लक्ष्य समूह है उनके लिए अलग चलाई है। ठीक है, इतना सारा मैं यहाँ लिख नहीं सकती, बट मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। मेरे पास बुक है एनआईओएस की। तो देखो क्या है, सामाजिक रूप से वंचित बच्चों के लिए इन्होंने क्या करा। अगर आप लोग ऐसे सुन लोगे ना तो ये चीजें याद हो जाएंगी। मैंने आपको ये वाले पॉइंट्स याद रखने हैं कि अगर आ जाता है कि महाराष्ट्र ने किन किन के लिए परियोजनाएं चलाई हैं, उनमें से किसके लिए नहीं चलाई, तो 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो तब आप उसमें से आउट कर पाओगे कि हाँ इनके लिए नहीं चलाई। तो ये 6 मेन के लिए चलाई हुई है। तो हम बात करते हैं जो सामाजिक रूप से वंचित बच्चे हैं, मतलब जो और समाज के लोगों को लाभ मिल रहा है पर उन बच्चों को नहीं मिल रहा, उनके लिए सरकार ने क्या करा है, देखो बोर्डिंग हाउस स्टार्ट करे हैं, मुफ्त वर्दी और पुस्तकें दी है, 10वीं क्लास तक स्कॉलरशिप दे रहे हैं, अगर तुम स्कूल में आओगे अटेंडेंस पूरी होगी तो स्कॉलरशिप दे रहे हैं, बुक बैंक स्कीम चलाई है, ये सब। ठीक है, सेकंड आता है लड़कियों के लिए। लड़कियों के लिए वैसे हर स्टेट में कॉमन ही है, जो चीजें करी जाती है वो सेम ही है। वैसे क्या करा है, जैसे उपस्थिति के लिए भत्ता, मीन्स कि अगर आपकी अटेंडेंस 75% से ज्यादा है तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो इस लालच में लड़कियां स्कूल आएंगी कि भाई अगर हमारी 75% अटेंडेंस हो गई फिर तो पैसे मिलेंगे, पैसे के नाम पे फिर स्कूल जाना स्टार्ट करेंगी। ठीक है, फिर क्या होता है, अहिल्याबाई होलकर द्वारा लड़कियों के लिए निःशुल्क यात्रा स्कीम, उन्होंने ये स्कीम चालू करी थी कि लड़कियों को एजुकेशन मिले। ये स्पेशली रूरल एरियाज में थी, जो ग्रामीण एरिया थे उनमें थी, कि लड़कियों के लिए ना अहिल्याबाई होलकर ने स्टार्ट करी थी कि
अगर तुम 75% तक स्कूल में आओगी, है ना, तो तुमको फ्री में यात्रा करना, मतलब आने जाने के पैसे दे देंगे। बेसिकली आने जाने की यात्रा स्कीम फ्री होगी अगर तुम 75% आ रही हो। अब ऐसा नहीं कि मान लो 100 दिन स्कूल खुल रहा है, तुम 10 दिन आ रही हो तब भी तुम्हें पैसे चाहिए, नहीं। जो लड़कियां 75% तक स्कूल में प्रेजेंट रहेंगी उनको आने जाने के पैसे मिलेंगे, ठीक है। फिर था मातृ प्रबोधन योजना। इसमें क्या था, ये लड़कियों के लिए कार्यक्रम चलाया गया था, उनको समझाने के लिए, उनकी हेल्थ से रिलेटेड चीजें थी कि आप समझ रहे होंगे कि मतलब माताओं को अपने बच्चों को कैसे शिक्षा दो, जब थोड़े बड़े हो जाए तो कैसे सिचुएशंस को डील करें, शादी के बाद कैसे करना है, क्या करना है, वो सारा इनमें समझाया गया था। फिर था आर्मी स्कूल। लड़कियों के लिए आर्मी स्कूल खोले थे स्पेशली। महाराष्ट्र की लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने नासिक में भोर स्थान पर आर्मी स्कूल प्रारंभ किया है, जहाँ पे लड़कियों को शिक्षा देती है। मतलब सिर्फ पूरा का पूरा जो डिवोटेड है स्कूल वो सिर्फ लड़कियों पर है, मतलब आर्मी स्कूल है वो भी लड़कियों का। तो देखो कितनी अच्छी बात है। समूह निवासी विद्यालय खोले, मतलब कि जहाँ पे लड़कियां दूर नहीं जा पाती और स्कूल नहीं है तो लड़कियों के पास जाके स्कूल खोला, ठीक है। तो ये सारे काम हुए थे लड़कियों के लिए। इसके बाद था आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों के लिए। जो आर्थिक रूप से हमारी जो SC ST OBC जो जातियां जो थोड़ी सी पिछड़ी हुई हैं उनके लिए क्या करा उन्होंने, स्कॉलरशिप दी। स्कॉलरशिप तो अभी भी मिलती है, दिल्ली में भी है। आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों के लिए थोड़ा सा ज्यादा स्कॉलरशिप दी और थोड़े से पैसे महीने के डिसाइड करे कि तुमको इतने महीने पर मंथ इतने पैसे दिए जाएंगे। फिर पोषक आहार देखिए, मिड डे मील देना स्टार्ट करा। और बुक बैंक सीमा स्कीम थी। बुक बैंक स्कीम क्या होती है कि बच्चों, तुम जैसे तुम 4th क्लास में आ गए तो तुम्हें 4th क्लास की बुक दे दी जाएगी। फिर जब तुमने पास आउट कर लिया, बढ़िया से नंबर लिया है, मस्त पास हो गए, तो अब तुम 5th में जा रहे हो तो तुमसे 4th की बुक लेके 5th की बुक दे देंगे। इसको कहते हैं बुक बैंक स्कीम, ठीक है। यहाँ पे दिल्ली में ऐसा नहीं है बट ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि हर साल कितने सारे रुपए बुक की प्रिंटिंग पे खत्म होते हैं, खर्च होते हैं और बाद में वो जाके बिक जाती हैं। क्योंकि NCERT 8वीं क्लास तक बुक फ्री में प्रोवाइड करवाती है और वापस लेती नहीं है बच्चों से। बाद में बच्चे क्या करते हैं, फेंक ही तो देते हैं। इससे अच्छा अगर वही लेके रख ले तो वो कितने सालों तक बुक चलती रहे। बट खैर कोई बात नहीं। अब देखो सुदूर क्षेत्र के बच्चों के लिए क्या काम करा। जो बच्चे बहुत ज्यादा दूर रहते हैं उनके लिए मिड डे मील चलाया, ठीक है। आश्रमशाला खोली। आश्रमशाला क्या होती है कि अगर बच्चा बहुत दूर है और रोज स्कूल से अप डाउन नहीं कर सकता तो आश्रमशाला का मतलब क्या है, तुम्हें एक हॉस्टल प्रोवाइड कराएंगे कि तुम जब तक पढ़ रहे हो तुम यहीं रहो, यहीं खाओ, यहीं पढ़ो, फिर इसके बाद जब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाए तो अपने घर चले जाओ। ये होता है आश्रमशाला। जैसे जो हॉस्टल बोर्डिंग स्कूल होते हैं तो यहाँ पे जो महाराष्ट्र में खुली उसे आश्रमशाला नाम दिया जाता है। और यहाँ पे सब कुछ फ्री दिया जाता है, एजुकेशन फ्री, ड्रेस फ्री, खाना फ्री, सब कुछ, नवोदय विद्यालय की तरह, ठीक है। अभी विद्या निकेतन क्या होता है, ये लड़कियों के लिए था, ठीक है, लड़कियों के लिए था। मतलब कि ये जो आश्रमशाला है वो सबके लिए थी, लड़का लड़की दोनों के लिए। और ये जो विद्या निकेतन था सिर्फ लड़कियों के लिए थी। लड़कियां हॉस्टल में आके पढ़ सकती थी और सब कुछ फ्री होता था लड़कियों के लिए। और ये जनजातियों के लिए स्पेशली योजना थी, ठीक है। फिर था बाल शिक्षा परियोजना। बाल शिक्षा परियोजना के अंदर उन्होंने क्या करा था, मुझे याद है, सुंदर बुक्स बनानी स्टार्ट करी थी। बहुत सुंदर सुंदर बुक्स बनाई थी कि जिससे अगर बच्चे बुक देखें तो बुक देख के उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, मतलब कि उनको स्कूल आने का मन करे, बुकें पढ़ने का मन करे कि वाह ये तो कितनी सुंदर बुक्स हैं, कितनी अच्छी बुक है, ये सारी चीजें, ठीक है। फिर था विद्यालय से बाहर वाले बच्चों के लिए क्या परियोजनाएं थी, तो इन्होंने स्टार्ट करा था सेतु विद्यालय। तो सेतु विद्यालय क्या होता है, ऐसे बच्चों को जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया है, दूर है ना स्कूल से, विशेष लक्ष्य समूह, तो ऐसे ग्रुप ढूंढने हैं हमें। ये विद्यालय से बाहर वालों के लिए कि ऐसे बच्चे जो स्कूल में पहले पढ़ रहे थे बट उन्होंने स्कूल छोड़ दिया तो उनको दोबारा स्कूल में अंदर लाना, इसको कहते हैं सेतु विद्यालय। सेतु का मतलब होता है ब्रिज, ब्रिज का काम करना। तो ये क्या था, इन विद्यालय का उद्देश्य उन विद्यार्थियों को पुणे विद्यालय में पंजीकृत करना था जो बीच में ही स्कूल छोड़ गए और उन्होंने जो कुछ सीखा था उसको भूल गए। तो इनको क्या करते हैं, 45 दिन तक इन बच्चों को अलग से पढ़ाते हैं और फिर साथ में क्लास में डाल देते हैं। अभी क्या थी, इंडस बाल श्रम परियोजना। ये इंडस बाल श्रम परियोजना 5 जिलों में करी थी और इसमें क्या था, उन बच्चों को खोजते थे। इसका दायित्व कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं या व्यक्तियों को दिया गया, कुछ NGOs को इसका ठेका दिया गया कि जगह जगह ऐसे बच्चों को तलाश करो जो फैक्ट्री, उद्योग या होटलों में काम करते हैं और उनको लाओ, स्कूल में डालो और स्कॉलरशिप दो ताकि वो पढ़े और उनको स्कॉलरशिप दो ताकि उनको काम ना करना पड़े। फिर था शक्करशाला। शक्करशाला यही है हमारी साखरशाला है जो शक्कर काटने पर या गन्ने के आसपास खोली जाती थी वो, ठीक है। फिर है अब देखो विशेष लक्ष्य समूह के लिए। विशेष लक्ष्य समूह क्या होता है, जो हमने ऊपर अभी हेडिंग्स पढ़ी है सारी, जो इनसे अलग होती है, इनसे अलग कोई पर्टिकुलर ग्रुप, जैसे कि मान लो देवदासियों के लिए, बच्चों के लिए परियोजना।
अब देवदासी क्या था, हमें क्या पता देवदासी क्या है, हमने तो नाम भी नहीं सुना। तो देवदासी क्या थे? देखो, देवदासी परंपरा समाज की एक नकारात्मक सामाजिक परंपरा है। अंधविश्वास के कारण बहुत सी देवदासियां सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई है, अतः वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं सकती। अब होगा कुछ मतलब जिसका हस्बैंड वगैरह मर जाता होगा उसको देवदासी बोल देते होंगे, या फिर पता नहीं किसे देवदासी बोलते हैं, बट कुछ ऐसी चीजें हैं कि वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाती हैं। देवदासी का ठप्पा लगा हुआ है, इस नाम से पढ़ा नहीं पाती। तो देवदासियों के अलग से के लिए बच्चों के लिए स्कूल खुले थे, उसमें पोषक आहार देना था, उपस्थिति भत्ता देना था, बुक बैंक योजना करनी थी, बोर्डिंग स्कूल देने थे और फ्री में सारी चीजें करनी थी, ये था। अपंग बच्चों के लिए शिक्षा क्या करी थी? ये समेकित शिक्षा होती है, हम पढ़ चुके हैं समेकित शिक्षा। अब तो समावेशी शिक्षा का टाइम आ गया है, ये बहुत पहले की बात है जब समेकित शिक्षा होती थी, तो उनको पढ़ाना अपंग बच्चों के लिए शिक्षा है। फिर निरोगी बच्चों की शिक्षा, महाराष्ट्र सरकार ने ऐसे बच्चों के लिए विशेष स्कूल खोले हैं। 1985 में मुंबई में मूक और बधिर गूंगे बहरे विद्यालय की स्थापना की गई, और जब ये बच्चों की तरह पढ़ना लिखना सीख जाते थे तो इनको नॉर्मल विद्यालय में डाल दिया जाता था, ठीक है। तो इसमें और ये सारे विशेष समूह थे जो महाराष्ट्र की सरकार ने विभिन्न परियोजनाएं चलाई हैं। तो इसके आगे अब है जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना। जिला प्राथमिक शिक्षा योजना परियोजना, जिसे हम डीपीईपी भी बोलते हैं, मीन्स की डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। डीपीईपी आपकी बुक में लिखा हुआ है। और जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना, तो ये आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा। देखो, पहले क्या करा हमने, योजनाएं बनाई, यूपी में अलग, बिहार में अलग, ये सब चलाया। फिर हमने महाराष्ट्र का एक केस स्टडी करा कि भाई महाराष्ट्र ने अलग अलग ग्रुप्स के लिए अलग अलग परियोजना बनाई हुई हैं। तो ये काम आप भी कर सकते हो। मान लो आप जिस स्टेट में रहते हो, मान लो यूपी में या एमपी में या आंध्र प्रदेश में, कहीं भी आप रहते हो, तो आप कंपेयर कर सकते हो कि आपकी स्टेट में इन लोगों के लिए क्या क्या परियोजनाएं चल रही है और वो महाराष्ट्र की परियोजनाओं से किस तरीके से अलग है, क्या डिफरेंशिएट है, ठीक है। बाकी बुक में तो ये महाराष्ट्र की है, तो पेपर में आने के चांसेस इनके ज्यादा है, ठीक है। इसके बाद हमारा स्टार्ट हुआ जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना। तो ये आपको नाम से पता चल रहा होगा, प्राथमिक शिक्षा परियोजना है। प्राथमिक शिक्षा पे हमको ध्यान देना है, लेकिन किसकी? जिला की, एक डिस्ट्रिक्ट की। हमारा जो स्टेट होता है कई डिस्ट्रिक्ट में बटा होता है ना, तो ये बेसिकली किस पे फोकस करता है? जिला शिक्षा प्राथमिक योजना पे या जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना पे वो ज्यादा फोकस करता है, ठीक है। अब जब ये स्टार्ट हुआ तो ये वर्ल्ड बैंक के सहयोग के साथ स्टार्ट हुआ था कि हाँ भाई, पढ़ाना है, इंडिया के बच्चों को साक्षर करना है, पढ़ाना है, अच्छे से पढ़ाना लिखा के बड़ा आदमी बनाना है, बढ़िया से इंडिया को भी एक अच्छी सी इकोनॉमी बनाना है। तो ये परियोजना स्टार्ट हुई। तो इसको जब स्टार्टिंग में इसको स्टार्ट करा वर्ल्ड बैंक की हेल्प से, तो सिर्फ 5 राज्यों में स्टार्ट की गई थी, वो भी 5 राज्यों के कुछ जिलों में, पूरे स्टेट में नहीं, सिर्फ 5 जिलों में 5 स्टेट के कुछ जिलों में स्टार्ट की गई थी, सिर्फ 5 राज्यों में। लेकिन जब इसको लागू करा तो हमें ना इसको देखने के लिए ड्रास्टिक चेंज मिले कि मतलब भाई ये जो परियोजना थी ना, अब तक की सबसे सफल परियोजनाओं में से एक है, कि मतलब बहुत बढ़िया इसने रिजल्ट दिखाए, बहुत बढ़िया परिणाम निकल के आया। तो मतलब इसको लागू करने पे मजा आ गया। तो इसको लागू करने के बाद इंडिया को इतना अच्छा लगा कि इसने 5 स्टेट को छोड़ के, जो 5 स्टेट थे, सिर्फ कुछ स्टेटों में नहीं, जितने भी इंडिया के स्टेट बचे थे सब में लागू कर दिया। मतलब इतना अच्छा उनको लगा, इतना अच्छा रिजल्ट है, बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, शिक्षक एक्टिव हैं, सारी चीजें अच्छी चल रही है, बढ़िया चल रही है, तो क्यों ना इसको लागू करा जाए। तो इसको इन्होंने पूरे स्टेट में, मतलब पूरे समझ लो पूरी इंडिया में इसको लागू कर दिया, ठीक है। इसकी स्टार्टिंग हुई थी 1995 में, धीरे धीरे फैल के ये पूरे इंडिया में फैल गई और ये अभी तक चल रही है, ठीक है। भले ही नाम बदल जाता है या कोशिशें बदल जाती हैं, बट ये आज भी चल रहा है। तो जब ये पहले स्टार्ट हुई थी, पांच स्टेट में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। उसके बाद सब में शुरू कर दिए। और इसमें भी क्या था, पहले इसमें 5 राज्य जब करा था ना, 5 राज्य को, जैसे कि मान लो 5 राज्य में एक राज्य ले लेते हैं राजस्थान, तो राजस्थान अपने कोई 5 जिले देगा डिसाइड करके, मतलब राजस्थान को बोल दिया कि हमने भाई तेरे को इस परियोजना के लिए चुना है, डीपीईपी के लिए, तो तू ना अपने 5 जिले दे दे राजस्थान, जिसको हमको पढ़ाना है। और 5 जिले भी वो कौन से होंगे? जिसमें साक्षरता दर सबसे कम होगी, औरतें सबसे कम पढ़ी लिखी होंगी, बच्चे स्कूल नहीं जाते होंगे, दूर दूर तक स्कूल ही नहीं होंगे, या कुछ प्रॉब्लम्स होंगी। तो पहले 5 राज्यों में स्टार्ट की गई थी और 5 राज्यों के हर 5 जिले लिए गए थे, यानी कि 25 जिलों में स्टार्ट हुई थी। बट ये धीरे करके इसको बहुत बड़ा फैला दिया गया, क्योंकि बहुत अच्छा इससे रिजल्ट मिला था। तो जब इसको स्टार्ट करा था तो देखो इसके उद्देश्य क्या थे। प्राथमिक शिक्षा है तो कुछ दिमाग पे जोर नहीं डालना, यानी 6 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा दिलाना, ठीक है, कंपलसरी एजुकेशन। और जितने भी 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं उनको 100% इनका एनरोलमेंट होना चाहिए स्कूल में, 100% एनरोलमेंट होना चाहिए स्कूल में। बाकी इनको मिनिमम लर्निंग लेवल है ना, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, मिनिमम लर्निंग लेवल तक पहुंचाना है, ये शिक्षक का काम है। फ्री की सैलरी नहीं लोगे, आपको ये काम करना है। और जितना भी ज्यादा से ज्यादा बच्चों को एनरोल कर सकते हो वो करो, ठीक है। अब इसके
घटक क्या थे, घटक इन द सेंस की कार्य, इसके काम क्या थे, घटक क्या थे इसके, कि मतलब कहाँ कहाँ इसको लागू किया जा सकता था, कहाँ इससे काम करवाया जा सकता था। तो थे सिविल कार्य। ठीक है, सिविल कार्य मतलब क्या है कि जैसे कि नए विद्यालयों का निर्माण करना, है ना, नए कमरे बनवाना, या विद्यालय की मरम्मत कराना, टॉयलेट बनाना, महिला हॉस्टल का निर्माण करना, वो सब थे इसके घटक। दूसरा क्या था, कार्यक्रम। ऐसे सारे कार्यक्रम चलाओ जो भी तुम्हें करना पड़े बच्चों की एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, पढ़ा करने के लिए, आपको वो कार्यक्रम बढ़ाने थे। देखो ये लिखा हुआ है, दिखेगा तो नहीं वैसे, ठीक है। चलो कार्यक्रम बढ़ाना, और यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, एक तो फाइनेंस की व्यवस्था करना, कार्यक्रम चलाना, और सिविल काम करना। सिविल मतलब स्कूल से रिलेटेड, ये सारा काम स्कूल के लेवल पर ही होगा। ठीक है, ये इसके घटक थे, ये तीनों। ठीक है, इसके बाद कार्यान्वयन क्या हुआ, कार्यान्वयन का मतलब यही है इसमें कि पहले 5 स्टेट में स्टार्ट हुआ, 5 स्टेट के हर एक के 5-5 जिलों में स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे इसको और बढ़ाया गया। फिर प्रत्येक टीचर को मतलब 500 रुपए जैसे मतलब बच्चे को स्कॉलरशिप दी जाने लगी, जो टीचर अच्छा काम करता था उसको थोड़े से पैसे दिए जाने लगे। ये सारा काम हुआ था ऐसे कार्यान्वयन में। और जो इसके इम्पोर्टेंट है वो है क्रियाकलाप, कि भाई डीपीईपी के ऐसे क्या काम है, डीपीईपी के ऐसे क्या काम है कि भाई ये इतना ज्यादा फेमस हो गया कि मतलब एक छोटे से 5 स्टेट से हमने शुरू करा था, 5 डिस्ट्रिक्ट से हमने शुरू करा, और इसको हमको नेशनल लेवल पर ले जाना पड़ा। मतलब क्या बढ़िया काम करे इसने। तो इसके काम, ये काम इंपॉर्टेंट है कि क्या करा। पहले तो देखो इसमें सबसे पहले थी अभिगम्यता, है ना। अभिगम्यता क्या होती थी, दूर दूर तक पहुंच बढ़ाना, दूर दूर तक पहुंचना। जैसे कि सुदूर क्षेत्रों में नए प्राथमिक विद्यालय खोलना, ऐसे इलाकों में वैकल्पिक विद्यालय खोलना जहाँ पे प्राथमिक शिक्षा के लिए कोई टीचर ही नहीं है, स्कूल ही नहीं है, वहां तक स्कूल लेकर के जाना। तो भाई ये तो बढ़िया काम है ना, अच्छा काम है। जनजाति वालों के लिए पढ़ाना, जनजाति वाले बच्चों के लिए स्कूल खोलना, उनको पढ़ाना, फ्री में किताबें देना, तो भाई काम तो बढ़िया है, इसलिए भाई फिर फेमस ही होगा, अच्छा काम करेगा तो। अब नेक्स्ट है गुणवत्ता सुधार, मतलब कि क्वांटिटी चेंज नहीं करा इसने पढ़ाई के लेवल पे, क्वालिटी में चेंज लाया। कि मतलब जैसे अब टीचर पहले पढ़ाते थे तो उनके मेथड्स में चेंज करा, तकनीक में चेंज करा, सिलेबस में चेंज करा, मतलब जितनी भी रटंत प्रणाली को छोड़ के बच्चों को क्रियाकलाप पे ज्यादा जोड़ दिया, गुणवत्ता सुधार करा एजुकेशन में। तो भाई ये अच्छा काम है, फेमस तो होना ही था, है ना। नेक्स्ट है इसका समुदाय संगठन। समुदाय संगठन क्या होता है, इसमें सिर्फ इसने बच्चों को इंक्लूड नहीं करा पढ़ाई के साथ साथ, कि पढ़ाई के साथ साथ टीचर भी इंक्लूड होंगे, बच्चे भी इंक्लूड होंगे, बच्चों के पेरेंट्स भी इंक्लूड होंगे, बच्चों के सिबलिंग्स भी इंक्लूड होंगे, और बाकी जो उनके आसपास के हेल्पर है ना, चौकीदार, डॉक्टर, ये सारे, वो सब भी इनमें इंक्लूड होंगे। ये पूरा समुदाय संगठन बताएंगे। और समुदाय संगठन की किस तरीके से हम एक जीवन जीने के लिए अपने आसपास के लोगों पर निर्भर करते हैं, या एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए, या एक अच्छा जीवन का निर्माण करने के लिए हमें अपनी ही पर्सनल चीजों के लिए कितने सारे लोगों पर डिपेंड रहना पड़ता है। तो ये सारा मिलके क्या करता है, ये समुदाय संगठन का निर्माण करता है। ठीक है, इसके बाद क्या था, शोध मूल्यांकन। इसमें क्या था, जैसे ब्लॉक संसाधन केंद्र है या जिला संसाधन केंद्र पर इवैल्यूएशन करना या रिसर्च करना, पढ़ाई के क्षेत्र में डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पे काम करना है। जैसे एनसीईआरटी और एससीईआरटी स्टेट और नेशनल लेवल पे करते हैं, तो इसका काम सिर्फ डिस्ट्रिक्ट में है, एजुकेशन के बारे में रिसर्च और शोध करना। ठीक है, फिर है योजना तथा प्रबंधन करना। देखो बढ़िया काम है, जैसे विद्यालय आधारित योजना के लिए योजना बनाना, वार्षिक योजना तैयार करना, ब्लॉक एडवाइजरी समिति को बुलाना या उसकी समिति की बैठकें बुलाना, तो वो सब किसमें आता है, योजना तथा प्रबंधन में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है प्रबंधन सूचना प्रणाली। जैसे प्रबंधन सूचना प्रणाली में क्या आएगा, सभी डीपीईपी के जिला केंद्रों में कंप्यूटर की व्यवस्था करना, या कंप्यूटर प्रोग्रामों की नियुक्ति करना, कंप्यूटर के टीचर हायर करना, ये सब इसके अंदर आता है। चलो भैया, कहाँ बच्चों ने ब्लैक बोर्ड नहीं मिलते देखने को, और कंप्यूटर पहुंचवा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात थी। विकलांग बच्चों के लिए इन्होंने बहुत सारे काम करे, जैसे कि क्या करा था कि इसके लिए अध्यापकों को विशेष ट्रेनिंग दी, होने लगी ना, स्पेशल बीएड, स्पेशल गाइड, स्पेशल बच्चों के लिए वो सारी चीजें शुरू करी। आवश्यक उपकरण जो उनको चाहिए वो ला के दिए, और अन्य सहायक सामग्री जो भी चाहिए वो सारी चीजें करी। अभिभावकों का सेमिनार करा कि इन बच्चों को दूसरे से अलग मत समझो, उनसे भी अच्छे हैं, इंटेलिजेंट है, सब बढ़िया है, सब बराबर है, समझाया, जागरूकता फैलाई। कोई अपंग नहीं है, कोई विकलांग नहीं है, बस अगर फिजिकली कोई प्रॉब्लम है तो क्या हो गया, अभी तो भगवान ने जैसा दिया है वैसा है ना। बट बच्चा किसी से कम थोड़ी है, उसकी वजह से, उस वजह से उसको किसी से कम समझना नहीं, वो उसकी लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है, वो उसकी फिजिकली डिसेबिलिटी है। तो इसमें बच्चा भी क्या कर सकता है, बट हम उसकी वजह से बच्चे की लर्निंग डिसेबिलिटी को नहीं इफेक्ट करवा सकते। तो ये सारी चीजें करी उसने, काम करी। लड़कियों की शिक्षा के लिए बच्चों को सेम सारी चीजें करी, जागरूक करा कि भाई इन्हें पढ़ाओ, फ्री पुस्तकें दे रहे हैं, आना जाना फ्री करा, बच्चों तक, लड़कियों तक ज्यादा पहुंच करी, माता पिता को पढ़ाया, उनको जागरूक करा कि लड़कियों को पढ़ाओ। ठीक है, तो ये सारे काम थे डीपीईपी के, जो कि सच में बहुत अच्छे काम थे, जिस वजह से बहुत ज्यादा फेमस हुई।
तो इस चैप्टर में हमने इतना ही था और इतना ही पढ़ना है कि पहले कैसे एजुकेशन स्टार्ट हुई, अलग अलग स्टेट में करी गई, फिर महाराष्ट्र की केस स्टडी करी और उसके बाद डीपीईपी के काम और ये सारी चीजें। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी।